जय हिंद बेटा। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे पीछे आप सभी को एक नाम दिख रहा होगा, आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्मी एक जिद। अभी हाल फिलहाल के अंदर भारत सरकार ने अगर बात की जाए तो अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया लागू करने के बाद आर्मी के अंदर भी पहले पेपर कर दिया है। बहुत सारे बच्चे हैं जो पहले पेपर करने के बाद अगर बात की जाए तो उनमें मन में एक छोटा सा डर सा हो गया है कि सर अब हमने तो फिजिकल की तैयारी की, हम पेपर की तैयारी कैसे करेंगे, हमें तो कुछ नहीं आता। बेटा घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपके लिए अगर बात की जाए तो आपका जो सपना है आर्मी एक जिद, उस सपने को साकार करेंगे बेटा। उस सपने को साकार करने के लिए अगर बात की जाए तो आपके साथ हम खड़े हैं और आपके उस सपने को पूरा करने के लिए अगर बात की जाए जीके में स्पेशल 15/15 की गारंटी के साथ बेटा चर्चा करेंगे। ठीक है, आर्मी के अंदर आने वाले सामान्य ज्ञान के जो 15 प्रश्न है बेटा, उसमें 15/15 की गारंटी के साथ हम तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। आज उस आर्मी को लेकर पहली क्लास है। आज आप देखना सीखना कि आर्मी के अंदर प्रश्न कैसे आते हैं, उसके बाद अगर बात की जाए तो हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, आज एक नॉर्मल क्लास है जिसके अंदर आपको यह देखना है कि आर्मी पेपर कैसे निकालना है और आज कैसे प्रश्न आते हैं आर्मी के अंदर। एक प्रकार का मान लो जीके का आर्मी का एक पेपर सेट आज सॉल्यूशन करवा रहा हूं बेटा, आपको आए हुए प्रश्न ही हैं और आप भी सकते हैं ऐसे पेपर सॉल्यूशन करवा रहा हूं। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि आप आर्मी के लिए क्या क्या पढ़ें जीके में और आर्मी का आप किस प्रकार से पेपर निकाल सकते हैं बगैर किसी परेशानी के। चलिए बेटा शुरुआत करते हैं। आपका सपना आर्मी एक जिद, उसको पूरा करते हैं। चलिए बेटा आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन की शुरुआत करें तो उसमें मैं आपको बता दूं आज मैं इंपॉर्टेंट आर्मी से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं और उस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और पहला जो प्रश्न है बेटा वो आपके साथ शेयर करता हूं। देखो पहला जो प्रश्न है बेटा उसकी अगर बात की जाए तो पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से, देखो बेटा यह है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में किसके कार्य सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे। आपसे प्रश्न पूछा है कि भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले पहले कौन थे बेटा? हैं ठीक है, कौन थे बेटा? डच थे, अगर बात की जाए फ्रांसीसी थे, अगर इंग्लिश थे मतलब अंग्रेज थे, अगर बात की जाए पुर्तगाली थे। भारत के साथ सबसे पहले अगर बात की जाए ना बेटा किन्होंने व्यापार प्रारंभ किया। एक बात मैं फिर कर दूं आपके साथ शेयर कि बेटा आर्मी का लेवल बहुत नॉर्मल आता है बेटा, बहुत नॉर्मल सा लेवल आने वाला आर्मी का, कोई बड़ा हाई फाई लेवल नहीं आने वाला बेटा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें अगर बात की जाए तो भारत के साथ सबसे पहले व्यापार है वो किसने प्रारंभ किया था? पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा भारत में सर्वप्रथम व्यापार प्रारंभ किया गया था। क्यों बेटा, ऐसा क्यों? आपने देखा होगा कि वर्ष 1498 में, कब की बात है? वर्ष 1498 में भारत की क्या की गई थी बेटा? वर्ष 1498 में भारत की खोज की गई थी। अब भारत की खोज करने वाला जो बंदा था वो आपको पता ही है, वो बंदा कौन था? वास्को डी गामा। वो बंदा कौन था? भारत की खोज करने वाला जो बंदा था उस बंदे का नाम था वास्को डी गामा। अब वास्को डी गामा की अगर बात की जाए, वास्को डी गामा कौन से देश का बंदा था ये भी मैंने आपको बताया था। वास्को डी गामा की बात की जाए पुर्तगाल का था बेटा। कौन से देश का था? पुर्तगाल का था। और भारत में इन्होंने ही अगर बात की जाए तो भारत में सबसे पहले व्यापार प्रारंभ किया था। 4 प्रश्न बन गए बेटा। शुरुआत किसके द्वारा की गई? पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, खोज किसने की भारत की? 1498 में वास्को डी गामा ने की। कहां का था बेटा? पुर्तगाल देश का था। पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप का देश है। कौन सा महाद्वीप का देश है बेटा? यूरोप महाद्वीप का देश है। ठीक है, तो ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा पूछ ले कि भारत आने वाला पहला यूरोपियन कौन था, तो भारत आने वाला पहला यूरोपियन, ऐसा प्रश्न भी आ जाए ना बेटा तो आपका राइट आंसर जाएगा वास्को डी गामा। क्या जाएगा बेटा? वास्को डी गामा जाएगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा अगर आपका प्रश्न आ गया तो कर देंगे बेटा। यह प्रश्न आया हुआ पेपर में, भारतीय खोज कब हुई? आर्मी पेपर में यह भी प्रश्न आया। वास्को डी गामा ने खोज की, किसने खोज की यह प्रश्न भी आया। और जो कौन सा देश का था वास्को डी गामा यह प्रश्न भी आया, तो कौन सा देश का था बेटा? पुर्तगाल देश का था। मेरे अकॉर्डिंग ये प्रश्न आप ऐसे प्रश्न आते हैं आर्मी के अंदर, नॉर्मल लेवल का प्रश्न आता है बेटा, आप आसानी से कर देंगे। ठीक है बेटा, चलिए बेटा बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। अपना सेकंड प्रश्न रहेगा कि कांग्रेस पार्टी का जो पहला अधिवेशन हुआ था, ठीक है बेटा, कांग्रेस पार्टी का जो पहला अधिवेशन हुआ था उस पहले अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ठीक है बेटा, बात आई कांग्रेस पार्टी की। ठीक है, तो देखो याद करना मेरा बेटा, कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना है, कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना है वो 1885 में, कब की बात है? 1885 में। किसके द्वारा की गई थी? ए
ओ हयूम किसके द्वारा की गई थी बेटा? ए ओ हयूम के द्वारा की गई थी। और ए ओ हयूम है ये कौन से देश का बंदा था? स्कॉटलैंड देश का बंदा था बेटा। कौन से देश का बंदा था? ए ओ हयूम की बात की जाए, ए ओ हयूम बेटा स्कॉटलैंड देश का बंदा था। दोनों पेपर में प्रश्न आ गए आपके। कौन कौन से? कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। इसकी स्थापना किसने की? ए ओ हयूम ने। और वो कौन से देश का बंदा था? स्कॉटलैंड का। अब प्रश्न है बेटा, जो कांग्रेस पार्टी का पहला अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बताओ। ए ओ हयूम ने की, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की, WC बनर्जी ने की, मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की, या बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई। ठीक है, तो याद रखना मेरा बेटा, अगर बात की जाए WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा अगर बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात की जाए उसकी अध्यक्षता करने का कार्य किया गया था व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी का जो पहला अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस पार्टी का जो पहला अधिवेशन हुआ था बेटा, वो कहां पर हुआ था? मुंबई में। तो ये भी पूछ सकता है कि कांग्रेस पार्टी का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? तो याद रखना मेरा बेटा, कांग्रेस पार्टी का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। कहां हुआ था? मुंबई में हुआ था। और मुंबई महाराष्ट्र का शहर है। ठीक है। और अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि कांग्रेस पार्टी का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, यह भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके तो नॉर्मल सा प्रश्न आता है। तो कांग्रेस पार्टी का पहला मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयब जी। कौन था बेटा? बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस पार्टी का पहला मुस्लिम अध्यक्ष था। बेटा पूछ ले, कांग्रेस पार्टी का पहला फारसी अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस पार्टी का पहला फारसी अध्यक्ष था बेटा दादा भाई नौरोजी। कौन था? दादा भाई नौरोजी की बात करूं बेटा, कांग्रेस पार्टी के पहले फारसी अध्यक्ष थे। ठीक है बेटा, ये प्रश्न जितने भी मैंने अभी बोर्ड पे लिखे हैं, आप पीछे के आर्मी के पेपर का सॉल्यूशन करके देख लो। ये बेटा जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं ये प्रश्न नहीं आए हुए तो आ जाओ बेटा। मैं दोबारा इस कैमरे के सामने खड़ा होकर आपसे दावा कर रहा हूं बेटा कि आर्मी के अंदर जो पढ़ा दिया ना मैंने, आर्मी से रिलेटेड स्पेशल जो क्लास बनाऊंगा या जो अभी ये क्लास है, इससे आगे जितने भी आर्मी रिलेटेड क्लासें बढ़ेंगी, एक भी प्रश्न बाहर आ जाना बेटा तो मेरे पास आ जाना। 15/15 की गारंटी दे रहा हूं। और ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, हल्के में इस बात को मत लेना बेटा। ठीक है, क्योंकि आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। क्या क्या किया जाएगा करूंगा चर्चा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तीसरे प्रश्न की अगर बात की जाए कि भारत में राष्ट्रपति का होता है, इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है, कौन बेटा? इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है, उसका कार्यकाल कितने साल का होता है? मतलब हमारे देश का जो राष्ट्रपति है बेटा उसका कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, इनमें से कौन नहीं? सबको होता है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का कार्यकाल होता है। ठीक है, यहीं से याद रखो बेटा, हमारे देश में एक होते हैं उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। ठीक है बेटा, एक होता है PM प्रधानमंत्री, एक होता है बेटा CM मुख्यमंत्री। इनका कार्यकाल भी कितने साल का होता है बेटा? इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। ठीक है, यहीं से नोट लगाकर एक पॉइंट और याद रखना कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, जबकि बेटा अमेरिका, कौन सा देश? जो अमेरिका देश होता है, अमेरिका देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? अमेरिका देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, जबकि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनका कार्यकाल भी 5 साल का होता है। एक पॉइंट यहां से और नोट कर लीजिएगा, एक होता है लोकसभा सदन। कौन सदन होता है? लोकसभा सदन। लोकसभा सदन के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन बेटा एक सदन होता है राज्यसभा। एक कौन सा होता है? राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, राज्यसभा सदन के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का। ठीक है, और बाकी लोकसभा, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, इन सब का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ नोट करना दिमाग में, प्रश्न आया हुआ है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न नंबर है आपके लिए 5। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न, सॉरी, चौथा प्रश्न आपके साथ शेयर कर रहा हूं बेटा। चौथा प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1776 में, 1576 में, 1676 में, 1476 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था बेटा? ठीक है, देखो पहली बात तो प्रश्न आता है कि बेटा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ किसके बीच में? तो आपको पता है एक तरफ तो किसकी सेना थी? अकबर। किसकी सेना थी? अकबर। और दूसरी तरफ किसकी सेना थी? महाराणा प्रताप की सेना। अकबर और महाराणा प्रताप की जो सेना है, इनकी सेनाओं के बीच में बेटा जो युद्ध हुआ था, उसी युद्ध का नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1576 में।
कब हुआ था? 1576 के अंदर अगर बात की जाए तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इतना सरल प्रश्न आता है। इस हल्दी घाटी के युद्ध के साथ साथ बेटा आप यह भी याद रखोगे तराइन का पहला युद्ध, तराइन का कौन सा युद्ध? अगर आपसे भी पूछ सकता है, महत्वपूर्ण युद्ध आपको बेटा एक साथ याद रखने हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का सेकंड युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध कब हुआ था? 1192, और तराइन का थर्ड युद्ध, और तराइन के थर्ड युद्ध की बात की जाए यह हुआ था 1215। तो ये तीन भी याद रख लो, आर्मी में आए हुए प्रश्न है। तराइन का पहला युद्ध 1191, तराइन का दूसरा युद्ध 1192, तराइन का तीसरा युद्ध 1215, हल्दी घाटी का युद्ध 1576। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछ सकता है पानीपत का प्रथम युद्ध किसका? पानी अगर बात की जाए पानीपत का, किसका? पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में। और आपसे प्रश्न पूछ रहे पानीपत का सेकंड युद्ध, और पानीपत का सेकंड कब हुआ था? 1500 अगर बात की जाए 1556 में। कब हुआ था? 1556 में। इतने जो युद्ध मैंने आपके बोर्ड पर लिखे हुए, इतने युद्ध जो मैंने अभी बोर्ड पर लिखे हैं, ये सारे के सारे अगर बेटा मैं आपसे कहूं तो आपके आर्मी के एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो बेटा नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट युद्ध हैं वो आप खोपड़ी में बैठा लीजिएगा। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है कि भारत रत्न पुरस्कार से कौन समय, आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं और चार ऑप्शनों में से आपको देखकर यह बताना है कि इसमें से कौन ऐसा है जिसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको पता है मेरा बेटा, भारत रत्न पुरस्कार की बात करूं ना, यह देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। आर्मी का लेवल इतना सा ही आता है कि देश का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। ठीक है बेटा, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। अब तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है? 48 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। ठीक है, अब इसमें से आपको देखकर बताना किसको मिला। आदित्य बिड़ला को मिला है क्या बेटा? नहीं मिला है। ठीक है, लता मंगेशकर को मिला है क्या? बिल्कुल बेटा, लता मंगेशकर को दिया गया है। ठीक है, लालू प्रसाद यादव को दिया गया है क्या? नहीं दिया गया। इनमें से इसका मतलब बेटा आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लता मंगेशकर। लता मंगेशकर की अगर बात की जाए तो उन्हें भारत रत्न पुरस्कार देने का कार्य कब दिया गया लता मंगेशकर को? लता मंगेशकर को बेटा वर्ष 2001 में। कब दिया गया था? वर्ष 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन यह भारत की प्रथम महिला नहीं है जिन्हें भारत रत्न मिला है, क्योंकि प्रश्न आपकी आर्मी के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन सी है। तो याद रखना मेरा बेटा, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली जो पहली महिला लता मंगेशकर नहीं थी, उस महिला का नाम था इंदिरा गांधी। महिला का नाम था इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी को वर्ष 1971 में, कब की बात है? वर्ष 1971 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था बेटा। इसके अलावा सुनिएगा बेटा, वर्तमान समय तक कितनी महिलाओं को भारत रत्न दिया जा चुका है? तो वर्तमान समय तक कितनी महिलाओं को मिल चुका है? 5 महिलाओं को भारत रत्न प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है मेरा बेटा। ठीक है, इतने आपका। और पहले किसको मिला था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। मरने के बाद सबसे पहले किसको मिला था? लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है, यह प्रश्न आपके एग्जाम में। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं। पहला पूछ ले तो याद रखना मेरा बेटा, पहला मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। किसे मिला था बेटा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। और मरणोपरांत की अगर बात की जाए तो मरणोपरांत सबसे पहले किसको दिया गया था? मरणोपरांत किया था LBS लाल बहादुर शास्त्री को। और LBS लाल बहादुर शास्त्री को कब दिया गया था बेटा? 1966 में। कब दिया गया था? 1966 में दिया गया था बेटा। कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बेटा। अगला पुरातन मतलब नालंदा विश्वविद्यालय, पुरातन नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर रहा है बेटा कि पुरातन नालंदा विश्वविद्यालय है यह भारत के कौन से राज्य में है? नालंदा विश्वविद्यालय भारत के कौन से राज्य में? आपको 2 विश्वविद्यालय याद रखने बेटा, एक तो नालंदा याद रखना है बेटा, एक तक्षशिला याद रखना है। एक नालंदा और दूसरा तक्षशिला। अब अगला क्या कर रहा है? अगला कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय है वो भारत के कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, बिहार में है। ठीक है बेटा, नालंदा पूछ रहा है तो नालंदा याद रखना, नालंदा विश्वविद्यालय है यह भारत के कौन से राज्य में है? बिहार राज्य में है।
आपको बता दूं बेटा, बिहार को पहले किस नाम से जानते थे? तो बिहार का पुराना नाम क्या था बेटा? याद रखना मेरा बेटा, बिहार का पुराना नाम था मगध। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, जरूरी नहीं है बिहारी ऑप्शन में आए, कि नालंदा विश्वविद्यालय है वो भारत के कौन से राज्य में था? तो नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन समय के अंदर भारत के मगध में था। कहां पर था? मगध में था। और मगध को वर्तमान में किसके नाम से जानते हैं बेटा? बिहार के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न आपसे पूछ ले कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के समय हुई थी? यह भी पूछ सकता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बेटा गुप्त वंश के समय हुई थी। यह प्रश्न भी आपकी एग्जाम में पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के समय हुई थी? गुप्त वंश के समय। और किस राजा ने इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। किसने करवाई थी? कुमारगुप्त प्रथम नाम का राजा था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाने का कार्य किया था। ठीक है, और याद रखना नालंदा विश्वविद्यालय ना बेटा, इसको अगर बात की जाए, इसको बौद्ध धर्म का, प्राचीन समय के अंदर इसको बौद्ध धर्म का बेटा ऑक्सफोर्ड कहते थे। प्रश्न आ जाए कि किस विश्वविद्यालय को बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड के नाम से जानते थे? बेटा बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड किसे कहते हैं बेटा? नालंदा विश्वविद्यालय को बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसकी स्थापना गुप्त वंश के राजा कुमारगुप्त प्रथम के समय मगध में की गई थी, जिसे आज बिहार के नाम से जाना जाता है। एक और है बेटा, उसका नाम था तक्षशिला। उसका नाम क्या था बेटा? तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो सब भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय की बात की जाए कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, तो याद करना मेरा बेटा, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय की बात की जाए तो उसका नाम था तक्षशिला। सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय क्या था बेटा? तक्षशिला। क्या था? तक्षशिला। वर्तमान के अंदर तक्षशिला कौन से देश के अंदर है बेटा? वर्तमान के अंदर तक्षशिला पाकिस्तान में। कौन से देश के अंदर है? पाकिस्तान देश के अंदर स्थित है। और आपको पता ही होगा चंद्रगुप्त मौर्य का एक गुरु था बेटा, और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। वो इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करते थे। किसका कार्य करते थे बेटा? अध्यापक का कार्य करते थे। याद रह जाएगा बेटा, मेरे अकॉर्डिंग तक्षशिला विश्वविद्यालय से रिलेटेड इससे अच्छा और कोई प्रश्न नहीं बता। हाँ, एक प्रश्न और भी याद रख सकते हैं बेटा, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है इसके अंदर एक चीनी यात्री था बेटा। भारत एक चीनी यात्री आया था, उस चीनी यात्री का नाम था बेटा हेन सांग। चीनी यात्री का नाम क्या था? हेन सांग। तो प्रश्न पूछ ले कि चीनी यात्री हेन सांग किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा ली? तो चीनी यात्री हेंग सांग ने ली थी नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, और एक चीनी यात्री आया था बेटा फाइयान। एक चीनी यात्री कौन आया था? एक चीनी यात्री आया था फाइयान। और फाइयान ने जो बौद्ध धर्म की शिक्षा ली बेटा, वो कहां पर ली थी? उसने ली थी तक्षशिला में। तो फाइयान ने ली तक्षशिला में और हेन सांग ने उसकी शिक्षा कहां पर ली? नालंदा में। हेन सांग आया था बेटा राजा हर्षवर्धन के समय। किसके समय भारत आया था? राजा हर्षवर्धन के समय भारत आया था। और बेटा मैं फाइयान की बात करूं, ये चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है बेटा, उसके शासनकाल में भारत आया था। दोनों प्रश्न आपकी आर्मी के हैं कि हेन सांग, चीनी यात्री हेन सांग किसके शासनकाल के समय भारत आया था? हर्षवर्धन के समय। है से हेन सांग, है से हर्षवर्धन। और अगर बात की जाए फाइयान की, तो फाइयान किसके समय भारत आया था? चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के समय भारत आया था। ठीक है, ये दो आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा, कर देंगे सारे के सारे सही उत्तर। चलिए बेटा नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पर चले तो अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड की चर्चा करता हूं बेटा। अर्जुन अवार्ड है वह कौन से क्षेत्र में देते बेटा? अर्जुन अवार्ड कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, अर्जुन अवार्ड बताओ। विशिष्ट खिलाड़ी को मिलता है, कलाकारों को मिलता है, एक्ट्रेस को, साइंटिस्ट वैज्ञानिक को मिलता है, पोइट्स कवियों को मिलता है। कौन सा ऐसा है जिसे अर्जुन अवार्ड दिया जाता है? तो याद रखना मेरे बेटा, इतना सरल प्रश्न आता है। तो अर्जुन अवार्ड है ये विशिष्ट खिलाड़ियों को, मतलब अगर बात की जाए आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, तो अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं, ऐसे खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की बेटा मैं बात करूं तो अर्जुन पुरस्कार में कितने रुपए की राशि मिलती है? अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए की। कितने लाख रुपए की? 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में हुई थी। आपको बेटा खेल की बात आ गई तो एक प्रश्न और याद रख लेना, एक खेल के अंदर और देते बेटा द्रोणाचार्य पुरस्कार। कौन सा देते हैं बेटा?
द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो ये भी पूछ सकता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको देते हैं, तो याद रखना मेरा बेटा, द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये बेस्ट कोच को देते हैं। किसको देते हैं, बेस्ट कोच को। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। और बेटा इसमें कितने लाख रुपए की राशि मिलती है, इसमें 15 लाख रुपए की राशि मिलती है। दोनों याद रखना, अर्जुन विशिष्ट खिलाड़ियों को, द्रोणाचार्य बेस्ट कोच को। अर्जुन की शुरुआत 1961 में, इसकी शुरुआत 1985 में। दोनों में 15-15 लाख रुपए की राशि देने का कार्य किया जाता है। ठीक है बेटा, मेरे अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन आप याद कर लोगे बेटा, कर लेंगे सारे के सारे प्रश्न याद। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरा बेटा। चलिए बेटा अगला है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। देखो कितना सरल प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। नॉर्मल सा प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, कबूतर है, मोर है, गौरैया है, इनमें से कोई नहीं। आपको उत्तर देना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। फटाफट आप देखिए, सोचिए, विचार कीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा बेटा। ठीक है, क्योंकि देखो इतना सरल प्रश्न आया है ना, उसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूं। रीजन बेटा छोटा सा है, बड़ा कोई रीजन नहीं है, छोटा सा रीजन है। देखो इसको लेकर, ठीक है, मैं करता हूं वो रीजन क्या है चर्चा आपके साथ। इतने में आप देखिए, अगर बात की जाए तो क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा, हाँ क्या होगा, बिल्कुल मोर। इसका सही उत्तर क्या होगा बेटा, मोर होगा। सबको पता है कि इसका सही उत्तर होगा मोर। लेकिन बेटा आपके ये प्रश्न भी पूछ सकता है, हालांकि पूछा गया, देखो मैं तो पूछा हुआ बता रहा हूं। एक प्रश्न ये भी था कि मोर का राष्ट्रीय पशु पक्षी का दर्जा कब दिया, तो बेटा मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब दिया था, 1963 में। कब दिया था, 1963 में। और बेटा एक प्रश्न आपकी एग्जाम में आया हुआ है कि मोर का वैज्ञानिक नाम पूछा आपसे, मोर का कौन सा नाम, वैज्ञानिक नाम पूछा था। और बेटा मोर का वैज्ञानिक नाम था पाओक्रिस्टेटस। क्या नाम था, पाओक्रिस्टेटस। ये आप दिमाग में बैठा लेना, ये प्रश्न बन सकता है कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बेटा मोर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पाओक्रिस्टेटस। क्या हो जाएगा, पाओक्रिस्टेटस मोर का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, इसे 1963 में राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न की बात करता हूं बेटा। देखो भारत के साथ ऐसा कौन सा राज्य है, कौन सा ऐसा देश है जो भारत के साथ अगर बात की जाए पूर्वोत्तर दिशा से सीमा से जुड़ा हुआ नहीं है, पूर्व प्लस उत्तर। देखो चीन बिल्कुल भारत के साथ पूर्वोत्तर सीमा में जुड़ा हुआ है। नेपाल की बात की जाए, नेपाल भी भारत के साथ पूर्वोत्तर सीमा में जुड़ा हुआ है। भूटान की बात करूं, भूटान भी जुड़ा हुआ है। श्रीलंका की बात करूं बेटा, श्रीलंका भारत के साथ जुड़ा हुआ भी नहीं है। श्रीलंका की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। याद रखना मेरा बेटा, भारत के साथ अगर बात की जाए, भारत के साथ बात करूं ना, तो भारत के साथ 7 देशों की सीमा लगती है। भारत के साथ कितने देशों की, 7 देशों की सीमा लगती है। यह प्रश्न भी आता है कि भारत के साथ किस देश की सीमा लगती है, किस देश की सीमा नहीं लगती है। याद रखना मेरा बेटा, भारत के साथ 7 देशों की सीमा लगती है। और बेटा उसकी एक छोटी सी ट्रिक याद रख लेना, उस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। ट्रिक क्या है, बचपन में MBA। ट्रिक क्या है, बचपन में MBA। इस ट्रिक से बेटा आपको वो 7 देश याद हो जाएंगे। देखो बै से ए की बात करूं, देखो ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। बी से बात करूं बेटा, बी से हो जाएगा भूटान। क्या हो जाएगा, भूटान। एम से बात की जाए, एम से हो जाएगा म्यांमार। क्या हो जाएगा, म्यांमार। ठीक है, चे से बात की, नए से बात की जाए बेटा, नए से हो जाएगा नेपाल। क्या हो जाएगा, नेपाल। पै से बात करो बेटा, इससे हो जाएगा पाकिस्तान। चे से बात करो बेटा, इससे हो जाएगा चीन। और बै से बात की जाए, बै से हो जाएगा बांग्लादेश। बै से क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। तो नंबर 1 पर बांग्लादेश, नंबर 2 पर अगर बात की जाए, नंबर 2 पर चीन, नंबर 3 पर पाकिस्तान, नंबर 4 पर नेपाल, नंबर 5 पर म्यांमार, नंबर 6 पर भूटान और नंबर 7 पर अफगानिस्तान। बचपन में MBA। इस ट्रिक से आप याद रखोगे कि भारत के साथ 7 देशों की सीमा लगती है। अब मेरा बेटा इसमें यहां से आप यह प्रश्न याद रखोगे कि भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा किसकी साथ लगती है, तो सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। और सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है, तो सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। ये 2 प्रश्न आप यहां से याद कर लोगे बेटा। मैं कह रहा हूं 100% कह रहा हूं, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा बताइएगा जरा, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, बताओ बेटा। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सबसे अधिक पॉपुलेशन है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ठीक है बेटा,
तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य की बात करें, केरल है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इनमें से कोई नहीं। नो डाउट भारत में सबसे लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है, ठीक है, या द मोस्ट पॉपुलेशन अगर बात की जाए किस स्टेट की है, तो इसका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य की बात की जाए, यह सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। कम की पूछ ले बेटा तो ये तो उत्तर प्रदेश तो सबसे क्या हो गया बेटा, ज्यादा हो गया। अगर मैं बात करूं कम की सबसे कम जनसंख्या भारत के कौन से राज्य में है, तो सबसे कम जनसंख्या भारत के गोवा में है। कौन से राज्य में है, गोवा, सॉरी गोवा नहीं होगा, सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या की बात करूं तो सबसे कम जनसंख्या बेटा भारत के सिक्किम में है। कौन से राज्य में है, सिक्किम राज्य में है। अब बेटा ये तो होगी राज्य की। अब मैं बात करूं केंद्र शासित प्रदेश की। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, यह है बेटा दिल्ली में। कहां पर है, दिल्ली में। और केंद्र शासित प्रदेशों में जो सबसे कम पॉपुलेशन है, सबसे कम पॉपुलेशन की बात करूं बेटा, यह है लक्षद्वीप में। कहां पर है, लक्षद्वीप में। तो सबसे कम पॉपुलेशन है लक्षद्वीप में, सबसे ज्यादा है दिल्ली में, केंद्र शासित प्रदेशों में। और मैं राज्यों की बात करूं बेटा, तो राज्य में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, और अगर बात की जाए तो सिक्किम में सबसे कम। ठीक है बेटा, कर देंगे। मेरे अकॉर्डिंग किसी भी बच्चे के कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। हो भी बेटा, अगर किसी बच्चे के डाउट आ भी रहा हो ना बेटा, तो आ रहा हो ना, तो तुरंत प्रश्न पूछ लिया करो, इसमें तुम घबराया मत करो, ठीक है। तुरंत कमेंट मारा करो, कमेंट डालकर आप प्रश्न कर सकते हैं, आपके साथ कोई रोक टोक नहीं है बेटा, ठीक है। अब बात आते हैं बेटा सूर्य ग्रहण। दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक तो होता है सूर्य ग्रहण, एक होता है चंद्र ग्रहण। तो प्रश्न पूछ रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, ठीक है। तो बताओ, पृथ्वी के सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य आने से होता है, चंद्रमा के सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य आने से होता है, सूर्य के चंद्रमा तथा पृथ्वी के मध्य आने से होता है, या संकट के समय। मतलब थोड़ा सा इन ऑप्शन की तब हम ध्यान देते हैं तो थोड़ा सा हमारा दिमाग चकरा रहा है, सूर्य चंद्रमा मिक्स हो रहा है सारा का सारा। इसके लिए बेटा शॉर्ट एंड स्वीट सी बात करूंगा मैं आपके साथ, उस पर ध्यान दीजिएगा। उस पर ध्यान दीजिए ना तो प्रश्न गलत नहीं होगा। शॉर्ट एंड स्वीट क्या बात करने जा रहा हूं, आपको पता होगा कि सूर्य हमेशा अपनी जगह स्थिर रहता है, सूर्य कभी नहीं हिलता। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों एक साथ पढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखो, सूर्य हमेशा अपनी जगह स्थिर रहता है बेटा, स्थिर रहता है। अब बेटा खेल चंद्रमा का और पृथ्वी का है, खेल चंद्रमा का और पृथ्वी का है, ठीक है। कौन किसके बीच में आता है, कौन किसके बीच में आता है तो क्या होता है, ठीक है। कौन किसके बीच में आता है तो क्या होता है। अब एक बात दिमाग लगाओ, सूर्य ग्रहण दिन में होता है कि रात में होता है। हमें पता है कि सर सूर्य दिन में दिखाई देता है, इसका मतलब सूर्य ग्रहण दिन में होगा। अब दिन में होगा मतलब दिन के अंदर पृथ्वी पर कुछ समय के लिए अंधेरा आएगा, ठीक है। अब मान लो ये सूर्य है, इसका प्रकाश जा रहा है हमारी पृथ्वी पर, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है। अब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है, अचानक पृथ्वी पर अंधेरा हो गया, इसका मतलब होता है कि सूर्य के पृथ्वी के बीच में कोई आ गया, तभी तो अंधेरा हुआ। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, तो सॉरी ये मान लो सूर्य है, ये पृथ्वी है, इसका प्रकाश यहां तक सीधा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अंधेरा कब होगा, जब बीच में कोई तीसरा आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाए, चंद्रमा। चंद्रमा बीच में नहीं है तो सूर्य का प्रकाश सीधा पृथ्वी पर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीच में चंद्रमा घुस गया, अब ये प्रकाश पृथ्वी पर जाने की बजाय सूर्य पर गिरेगा। अब बताओ ये प्रकाश किस पर गिरेगा बेटा, चंद्रमा पर गिरेगा। इसकी वजह से कुछ समय के लिए पृथ्वी पर क्या हो जाता है बेटा, अंधेरा हो जाता है। इस ग्रहण को सूर्य ग्रहण कहते हैं। और सूर्य ग्रहण हमेशा और हमेशा कब होता है बेटा, अमावस्या को। सूर्य ग्रहण क्या होता है, अमावस्या को होता है। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या को होता है। अब बात आती है चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण, चंद्रमा रात को दिखता है दिन में जी। चंद्र ग्रहण की बात की तो चंद्रमा साहब रात को दिखता है, ठीक है। चांद है वो किसके प्रकाश से चमकता है, चांद सर सूर्य के प्रकाश से चमकता है। मतलब ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चमक रहा है। लेकिन चांद, चंद्र ग्रहण में चांद पर अंधेरा हो जाता है। अब चंद्रमा और सूर्य के बीच में कोई तीसरा आ जाएगा, तब अंधेरा हो जाएगा। बस आगे पीछे कर दो, यहां पर क्या कर दो, चंद्रमा, यहां पर क्या कर दो, चंद्रमा कर दो, और यहां पर क्या कर दो, यहां पर पृथ्वी कर दो। अब सूर्य का प्रकाश एक बार के लिए किस पर चला जाएगा, पृथ्वी पर चला जाएगा, पृथ्वी पर चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर चंद्रमा पर कुछ समय के लिए अंधेरा हो जाएगा। इस ग्रहण को चंद्र ग्रहण कहते हैं। और आपको पता ही है चंद्र ग्रहण हमेशा और हमेशा कब होता है, पूर्णिमा को। कब होता है, पूर्णिमा को। इसका मतलब यह स्थिति हो गई किसकी, चंद्र ग्रहण की। किसकी हो गई, चंद्र ग्रहण की। और यह किसकी स्थिति हो गई, सूर्य ग्रहण की। और बेटा आपको कह रहा हूं एक स्थिति याद कर लो,
दोनों में से एक स्थिति याद कर लो, दूसरी ऑटोमेटिक हो जाएगी, उसकी अपोजिट कर देना, सूर्य को स्थिर कर देना और आगे पीछे कर देना। मेरे अकॉर्डिंग बेटा समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न पर आऊं, वापस प्रश्न पर आता हूं, तो बताओ देखकर क्या कर रहे थे। सूर्य ग्रहण पूछ रहा है, कब हो रहा है सूर्य ग्रहण? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी, सूर्य के चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच में आ जाना, यह कभी नहीं होगा बेटा, यह नहीं होगा, ठीक है। चंद्रमा के सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाना, यह हो जाएगा, क्योंकि सूर्य के और पृथ्वी के बीच में आ जाना किसका? चांद का आ जाना, ठीक है। यह तो होगा सूर्य ग्रहण। पृथ्वी के सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में आ जाना, यह चंद्र ग्रहण हो गया। एक पूर्णिमा को हो रहा है, तो दूसरा देख लो कब हो रहा है? अमावस्या को हो रहा है, आपके सामने ही, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है इंकलाब जिंदाबाद। देखो इंकलाब जिंदाबाद, ये नारा सुनते हैं ना तो रगू में जो खून दौड़ रहा है वो उबाल मचाता है बेटा, क्योंकि नारा ही ऐसा है, ठीक है। तो इंकलाब जिंदाबाद का की बात की, नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने, भगत सिंह ने, सुखदेव ने। नो डाउट अगर बात की जाए इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा है ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। अगर बात की जाए तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने का कार्य किया गया था, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? भगत सिंह ने कहने का कार्य किया था, ठीक है। अब देखिए बेटा सुभाष चंद्र बोस की बात करूं, सुभाष चंद्र बोस ने दो नारे दिए थे। एक तो जय हिंद, कौन सा नारा दिया था? जय हिंद का नारा दिया था, ठीक है। एक इन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये जो नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। और दिल्ली चलो, कहां चलो? दिल्ली चलो। और दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था, ठीक है। बात करूं बाल गंगाधर तिलक की, इन्होंने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो प्रश्न पूछ रहे कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। तो यहां से बेटा ये आपको नारे याद कर लेने हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो बेटा अगला प्रश्न आता है कि ताजमहल है, ताजमहल के अंदर जो बगीचा है, ताजमहल के अंदर जो बगीचा है, इस बगीचे को किस नाम से जानते हैं? मुगल गार्डन कहते हैं, ताज बगीचा कहते हैं, ताजमहल गार्डन कहते हैं, महल बगीचा कहते हैं। ताजमहल की बात की जाए तो ताजमहल का निर्माण है बेटा, आपसे सीधा प्रश्न पूछता है किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसकी याद में करवाया था? मुमताज की याद में, ठीक है। ताजमहल की बात करूं, ताजमहल है आगरा में। कहां पर है? आगरा में है। और कौन सी नदी के किनारे पर है? यमुना। अरे कौन सी किनारे पर है? यमुना नदी के किनारे पर आगरा शहर में बसा हुआ है, ठीक है। अब बेटा ताजमहल की बात की जाए, ताजमहल का डिजाइन, एक बार आपसे प्रश्न पूछा भी गया था कि ताजमहल का डिजाइन किसने दिया था? तो ताजमहल का डिजाइन दिया था ईसा खान ने। किसने दिया था? ईसा खान ने। और ताजमहल का उस प्रधान कारीगर कौन था? मतलब प्रधान कारीगर की बात करूं तो ताजमहल का प्रधान कारीगर था उस्ताद अहमद लोहारी। उस्ताद अहमद लोहारी की बात करूं तो उस्ताद अहमद लोहारी ताजमहल का मेन कारीगर था। उसको डिजाइन किसने किया था? ईसा खान ने किया था। 9 करोड़ रुपए लगे, 22 वर्ष का समय लगा, शाहजहां ने इसको बनवाया था। और बात की जाए बेटा इसके गार्डन को क्या कहते हैं? मुगल गार्डन। क्या कहते हैं? मुगल गार्डन के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुगल गार्डन इसका सही उत्तर हो जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करो बेटा, बीरबल की बात की जाए। किसकी बात करो बेटा? बीरबल की। अगला प्रश्न आपसे यह कर रहा है कि बीरबल है वो किसकी अदालत का एक सलाहकार था? मतलब बीरबल एक प्रकार से कह रहा है कि किसका दरबारी था, इतना सा प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको पता ही होगा बीरबल किसका दरबारी था? अकबर का, ठीक है। आपको पता होगा कि अकबर के 9 प्रमुख दरबारी थे। अकबर के 9 प्रमुख दरबारी थे और उस 9 प्रमुख दरबारियों को नवरत्न किसके नाम से जानते थे? नवरत्न के नाम से जाना जाता था। अब नवरत्न कौन कौन से? देखो एक का नाम था बीरबल, याद रखो बेटा एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है बीरबल, ठीक है बेटा। एक का नाम था तानसेन। क्या नाम था? तानसेन, ठीक है बेटा। एक का नाम था टोडरमल। क्या नाम था? टोडरमल, ठीक है। एक का नाम था मान सिंह। क्या नाम था बेटा? मान सिंह। एक का नाम था रहीम। क्या नाम था? रहीम।
एक का नाम अगर बात की जाए अबुल फजल, क्या नाम था? अबुल फजल, ठीक है। एक का नाम था शेख फेजी, शेख फेजी, ठीक है। एक का नाम था हकीम हुमाम, हकीम हुमाम, ठीक है। और एक का नाम था मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, ठीक है बेटा। ये अकबर के 9 प्रमुख दरबारी थे, ये अकबर के 9 प्रमुख दरबारी थे जिनको बेटा नवरत्न के नाम से जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट बेटा एक प्रश्न आ रहा है आपसे, आर्मी के अंदर पूछा गया था कि बांग्लादेश आजाद कब हुआ था, ठीक है बेटा। बांग्लादेश की पूछ रहा है कि बांग्लादेश एक आजाद राष्ट्र कब बना। देखो बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश आजाद देश कब बना था? 1971 में बना था, क्योंकि बांग्लादेश को 1971 से पहले, बांग्लादेश को 1971 से पहले बेटा पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। इसको क्या कहते थे बेटा? पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। लेकिन भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कर कर इसको एक नए कंट्री के रूप में डेवलप किया। उस नए कंट्री को बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की बात करूं बेटा तो बांग्लादेश की राजधानी आपसे पूछ सकता है, आपके एग्जाम पूछा गया है तो बेटा बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और बांग्लादेश की मुद्रा पूछे तो बेटा बांग्लादेश की मुद्रा है टक्का। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टक्का। और आपको पता ही होगा बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा लगती है मेरा बेटा, और उसका नाम है रेड जीरो लाइन सीमा रेखा। कौन सी सीमा रेखा? जीरो लाइन सीमा रेखा। तो जीरो लाइन सीमा रेखा कौन से देशों के बीच में है? तो जीरो लाइन सीमा रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच में है, ठीक है मेरा बेटा। तो ये आपका एक पेपर सेट के 15 क्वेश्चन थे। मतलब आर्मी जीडी में मैक्सिमम सबसे ज्यादा प्रश्न उसी में आते हैं 15। तो क्लर्क में तो 5 ही आते हैं, वो यहां से हो जाएंगे। क्लर्क अगर बात की जाए एनए, इसके अलावा ट्रेडमैन और जीडी सबके लिए, टेक्निकल सबके लिए कॉमन पेपर था। ये बेटा आपके 15% करवाए मैंने, इंपॉर्टेंट। बताओ बेटा इस प्रश्नों को देखने के बाद आपको ये आभास हो रहा होगा कि हाँ बिल्कुल मेरे को कुछ ना कुछ आ रहा है। एक बात सुनिएगा, अब मैं आपके साथ चर्चा करूं तो बेटा मैं याद रखना, मैं बिल्कुल आपकी आर्मी का 1% नहीं होगा, मैं आपको आर्मी के 1000% वन लाइनर, कौन से पर्सन? वन, अगर बात की जाए वन लाइनर 1000% आपको दूंगा, वो पढ़ के जाना, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1000% ये याद करो आपको। इसके अलावा 50 + 20 बराबर 70 पेपर सेट, मैं आपको 70 अगर बात की जाए पेपर सेट करवाऊंगा बेटा। आर्मी में आए हुए सिर्फ जीके की बात कर रहा हूं बेटा, जीके के पेपर सेट कराऊंगा 70 पेपर सेट। कितने? 70 पेपर सेट करूंगा। एक पेपर सेट में 15% होंगे, तो देख लो बेटा 70 × 15 कितने परसेंट? इतने ये परसेंट, साथ में 1000%। और अगर बात की जाए एक कम से कम अगर बात की जाए स्पेशल आर्मी के लिए, आर्मी एग्जाम से पहले 3 महा मैराथन लूंगा, 3 महा मैराथन आर्मी की दूंगा जीके की, ठीक है। उसमें पूरा जीके हो जाएगा। 70 पेपर सेट करवाऊंगा, जिसमें से एक पेपर सेट मैंने आपको आज करवा दिया, ऐसे 70 पेपर सेट करवाऊंगा आपको, ठीक है। 1000 वन लाइनर क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, ठीक है। तो इतना अगर आप आर्मी से रिलेटेड पढ़ लोगे ना बेटा तो 1% बाहर नहीं जाएगा, ये मैं दावा कर रहा हूं इस यहाँ पे खड़ा होकर, ठीक है। 15/15 लेकर आएंगे और हमारा जो लक्ष्य है आर्मी एक जिद, उसको बेटा पूरा कर छोड़ेंगे। बस आपको करना इतना सा ही है, जो क्लास डाली जाए आप उसको तुरंत आप स्टडी कीजिए, उस पूरी क्लास को देखिए, समझिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। और अपना डिफेंस जीके के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर इन प्रश्नों की आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। और डिफेंस जीके के नाम से टेलीग्राम चैनल है और डिफेंस जीके के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है, ठीक है। दोनों पे आप जुड़ जाइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अपने जितने भी साथी हैं सबको ऐड कीजिए कि देखो जी आर्मी का जीके में अगर 15/15 चाहिए तो आ जाओ पढ़ने के लिए, ठीक है बेटा। मिलते हैं कल एक नए पेपर सेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।